हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। थोड़ा वेट करते हैं 1-2 मिनट बाकी के स्टूडेंट का एज दे जॉइन। बाकी जो जो क्लास में आता जाए बताते जाना भाई कौन कौन आ गया, जिससे कि मुझे पता रहे। और ये आप लोगों की क्लास का टाइम टेबल है, जहाँ पे हर दिन आपकी जो क्लास होती है वो 10 AM होती है, मंडे टू सैटरडे। एंड यूट्यूब पे भी आपकी क्लास थर्सडे टू सैटरडे होती है, तो वहाँ जाके भी आप देख सकते हो। देखते हैं 1-2 मिनट में बाकी के बच्चे ज्वाइन कर लें। अपने फ्रेंड्स एंड ऑल को शेयर कर दो लिंक, जिससे कि वो लोग भी ज्वाइन कर सकें। बिना किसी देरी के हम अपना टाइम से क्लास शुरू कर दें। ओके, तो आ चुके हैं, बाकी जिसको आना होगा आ जाएंगे। एक बार मुझे बाकी के और कौन कौन आ गया क्लास में भाई, अटेंडेंस तो लगा दिया करो अपनी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल नहीं थे आप सोनिका जी क्लास में? हाँ जी। कैसे हो सब? अच्छे हो? मस्त मजे में? ओके, चल मूव करते हैं हम। आज की क्लास भी देखो आपकी स्पेस प्लानिंग पे ही रहेगी, लेकिन स्पेस प्लानिंग में हम लोग आज क्या, हमने कहाँ पे अपना छोड़ा था? हमने छोड़ा था अपना ग्रीन हाउस पे, है ना, यानी कि इन्वायरमेंटल इंटीरियर डिजाइनिंग उस पे। अरे भैया, तबीयत वबीयत इन सबका ध्यान रखो। गर्मी वैसी हो रही है। और अभी रिसेंटली मैंने न्यूज देखी है कि आपके अप्रैल से जून तक काफी अच्छी खासी गर्मी रहने वाली है। तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एवरीवन। हल्के में मत लेना हेल्थ को। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखो। डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम मत होने देना, क्योंकि जितनी गर्मी पड़ रही है उतनी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी। इवन अभी भी अगर आप क्लास ले रहे हो ना मेरी, तो अपने पास में वाटर बॉटल रखो, जिससे कि बीच बीच में आप पानी पी सको। ध्यान रखो आप लोग। गर्मी होगी भाई, अभी न्यूज मैंने रिसेंटली अपनी क्लास लेने से पहले ही जस्ट मैंने न्यूज देखी है कि आपको इस बार अप्रैल से लेके जून तक बहुत गर्मी रहने वाली है। मतलब टेम्परेचर ज्यादा हाई रहेगा, बस यही है। तो क्या करना चाहिए भाई, अपने आसपास कहीं नहीं लगा सकते तो अपने घर के आसपास ही पेड़ लगा लो, जिससे कि आपके घर का एनवायरनमेंट तो थोड़ा कूल डाउन रहे। वही तुम लोग अब पढ़ रहे हो, है ना। हाउसिंग एनवायरनमेंट में क्या पढ़ते हैं हम? यही तो पढ़ते हैं कि आपके जो घर का जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन रहे। आप जो लाइट जला रहे हो उनको कम से कम यूज करो। ऐसी लाइट मॉर्निंग के टाइम में आप विंडो खोल दो। अरे गर्मियों में तो बहुत कुछ आता है, लेमन वाटर आ गया आपका, शुगर केन जूस आ गया, बहुत कुछ आता है। अगर किसी की बॉडी में वाटर होल्ड नहीं हो रहा है ना, वाटर होल्ड इन द सेंस है कि आपकी बॉडी, आप पानी खूब पी रहे हो लेकिन फिर भी आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है,
तो सिंपली कुछ मत करना, या तो आप ग्लूकोज ले सकते हो या फिर लेमन वाटर ले सकते हो, तुरंत आपकी बॉडी में हाइड्रेशन आ जाएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। बट प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। स्पेशली मैं तुम लोगों को इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे आदत पता है भाई। लड़कियां क्या करती हैं, चलो अपनी हेल्थ को अवॉइड कर दिया, बाकी के जो तुम्हारे साथ में है ना, तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन जो भी है, उन सबका तुम ध्यान रखने लग जाते हो। अपनी हेल्थ तो गई, हटाओ यार, अपनी हेल्थ का कोई ध्यान नहीं देता। तो जिस किसी को भी अगर ऐसा होता है ना कि आप पानी तो खूब पी दो लेकिन फिर भी आपकी बॉडी में पानी की कमी है, तो या तो आप ग्लूकोज वाटर लेना शुरू कर दो, या फिर अगर ग्लूकोज वाटर भी नहीं ले रहे हो तो लेमन वाटर लेना शुरू कर दो। आपकी बॉडी में वाटर होल्ड होने लगेगा। ये सब चीज तो आपको पढ़ाई थी, कहाँ थे उस वक्त, ये बताओ मुझे। मैं पढ़ाती हूँ ऐसा लगता है एक कान से सुनते हो दूसरे से निकाल देते हो, हैं सही इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हारी एक क्लास होती है ना, 1 घंटे की क्लास होती है, कुछ भी इसमें फालतू नहीं होता है, हर चीज काम की होती है। आंख नाक कान सब चीज खोल के सुना करो। ओके सो ये बैच के बारे में, किसी को अगर बैच एनरोल करना हो वो कर सकते हो, और इस कूपन कोड को भी इस्तेमाल कर सकते हो जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, बाकी ये सारे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, एंड आई होप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लिया होगा। अगर किसी ने नहीं किया है तो उसके लिए टेलीग्राम हैंडल है, क्या हैंडल है बताओ, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, जल्दी बताओ, कमेंट में लिखो। होम साइंस यूजीसी नेट फिलअप फॉर्म। याददाश्त वीक है ना, अखरोट खाओ। अब तो खैर गर्मियां आ रही हैं, अपने दिमाग को तेज करो, ब्रेन एक्सरसाइज किया करो। अगर ब्रेन एक्सरसाइज भी नहीं हो रही है तो फिर आप लोग क्या करो, मेडिटेशन करना शुरू कर दो, एक्सरसाइज करो नॉर्मली। जो फोन में फिलअप फॉर्म यूजीसी नेट होम साइंस नहीं है, होम साइंस यूजीसी नेट फिलअप फॉर्म है। तुम लोग मुझे और कंफ्यूज कर देते हो। अरे होम साइंस यूजीसी नेट फिलअप फॉर्म है। मैं सही बता रही हूँ, अगर किसी को भी ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है ना, तो तुमने यार सारे ये फूड आइटम पढ़े हुए हैं, हर चीज क्लास उठा लेना, क्लास देख लेना। अपना अखरोट तो अभी है कि वॉलनट, गर्मी आ रही है तो तुम लोगों के लिए ठीक नहीं है, वो गर्मी करेगा। तो लेकिन उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ब्रेन एक्सरसाइज कर सकते हो, और स्क्रीन टाइम को जितना हो सकता है उतना अवॉइड करो। क्योंकि स्क्रीन टाइम पता है क्या, और तुम्हें एक चीज और बताऊं, आप लोग जितने भी फास्ट फूड खाते हो ना, फास्ट फूड में स्पेशली पिज्जा और बर्गर, तो ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी में ना ऑक्सीजन लेवल को कम कर देते हैं, तो आपके ब्रेन तक ना ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है प्रॉपर तरीके से, उस वजह से क्या होता है कि आपको आलस आलस रहता है, आप चिड़चिड़े बहुत जल्दी हो जाते हो। तो इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है हेल्दी फूड लो, और अपने दिमाग को भी स्वस्थ रखो और अपनी शरीर को भी स्वस्थ रखो। तो मेडिटेशन करना शुरू कर दो, एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, स्क्रीन टाइमिंग कम कर दो। आई नो कि तुम लोगों का स्क्रीन टाइमिंग थोड़ा ज्यादा हो जाता होगा, ना चाहते हुए भी, क्योंकि आप लोगों को सारी क्लासेस ऑनलाइन लेनी होती हैं, और फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत टाइम आपको एंटरटेन के लिए भी तो चाहिए, यूट्यूब चला लिया या सोशल मीडिया चला लिए, है ना। ओके चलो, लेट्स मूव। ये सारा हो गया था आपका, मैंने देख लिया था। आज हम करने वाले हैं कि जो आपके ग्रीन हाउस होते हैं ना, तो एक तो हमने देखा था कि उनको रेटिंग दी जाती है, रेटिंग किससे, हमने रेटिंग स्केल का इस्तेमाल किया था। हम्म, फिर उसके बाद में कुछ ना ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई गई हैं। ये आपका पूरा हो गया था कंपोनेंट। अब देखो यहाँ पे क्या बेनिफिट्स रहते हैं। ये जो आपके ग्रीन हाउस होते हैं ना, हाँ जी, वेरी गुड। ये जो ग्रीन हाउस होते हैं ये आपके 3 तरीके से लाभकारी होते हैं। पहला है इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिकल एंड सोशल, ये 3 होते हैं। फर्स्ट इन्वायरमेंटल, सेकंड इकोनॉमिकल एंड थर्ड इज सोशल। इन्वायरमेंट को किस तरीके से प्रभावित करता है, मतलब सबसे बड़ी चीज कि आपकी जो CO2 इमिशन होता है ना, उसको कम कर देता है।
ठीक है, क्या होता है कि आपकी जो CO2 होता है उसको रिड्यूस कर देता है। डन। अब CO2 रिड्यूस करने के बाद में आपकी वाटर कंजम्पशन बढ़ा देता है। वाटर कंजम्पशन में क्या होता है कि आपका जो पानी इनटेक होता है ना, आपका पानी भी ज्यादा वेस्ट नहीं होता। इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिट बता रही हूँ, अगर आप ग्रीन हाउस की कैटेगरी में आ रहे हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे लो एनर्जी कंजप्शन। लो एनर्जी कंजप्शन कैसे, कल हमने देखा था कि आपके पहले के टाइम में बल्ब यूज होते थे, है ना, येलो वाले, अगर आप लोगों ने बल्ब देखे होंगे तो वो बल्ब यूज होते थे। अब उनकी जगह पे CFL का इस्तेमाल होने लगा है। क्यों होने लगा है? क्योंकि एक तो ये एनर्जी कम लेते हैं, दूसरी चीज गर्मी भी नहीं होने देते हैं और रोशनी भी ज्यादा लेते हैं। तो उस वजह से ये आपके क्या है, CFL होने लगे। वेस्ट मैनेजमेंट आप करके रखते हो, प्रोटेक्ट इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम को भी प्रोटेक्ट करते हो, राइट। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपके इन्वायरमेंट के लिए हेल्पफुल होती हैं। एंड रचना जी, अगर आपको टाइफाइड है, वो थायराइड है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए हाई आयोडीन के जो फूड होते हैं ना, और कैफीन एंड ऑल, इन सब फूड्स को आप अवॉइड करो। बाकी के आप चीजें खाओ, आपको बेनिफिट रहेगा। क्योंकि जो आपका आयोडीन हो गया, और इसमें ना कुछ लोग ग्लूटेन को भी मना करते हैं, बट एज योर डॉक्टर कंसर्न, जैसा अभी आपके डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब किया हो वो डाइट फॉलो करो। और जहां तक है वहां तक ये चीज रहता है कि आप आयोडीन, हाई आयोडीन फूड ना लो। जो ज्यादा आयोडीन, जैसे कि आपके जो पैकेट फूड्स होते हैं ना, वो तो स्पेशली आपको अवॉइड करने चाहिए, वो ठीक नहीं होते हैं। और इसके लिए जितना आप फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हो उतना ठीक रहता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी ना स्वेलिंग आ जाती है ना। तो उन सब चीजों को कम करने के लिए ये अवॉइड करने को कहा जाता है। ओके, देखो, इकोनॉमिक में कैसे होता है कि ऑब्वियसली बात है कि जब अगर आप हाउस ग्रीन बना रहे हो, मतलब इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने बिल्डिंग मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हो, इन्वायरमेंट को हार्म नहीं कर रहा है, तो उसके चलते आपके क्या हो जाता है कि एक तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है, ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगती। लो इलेक्ट्रिसिटी, लो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कैसे हुई, आप लोगों ने अब क्या कर लिया, एक तो CFL का इस्तेमाल कर लिया, दूसरा सोलर लाइट का इस्तेमाल कर लिया। तो सोलर लाइट में तो आपको कोई बिजली का बिल नहीं देना पड़ रहा ना, वहां पे तो आपका कुछ भी नहीं जा रहा है। सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, आप अपने रिसोर्सेज को भी अच्छे से यूज कर लेते हो। मतलब क्या है कि जैसे कि आपको ज्यादा जरूरत नहीं है कि अरे AC को भी इस्तेमाल करना है, पंखा भी चला लिया, ये सारी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है अगर आपका घर पहले से ही ठंडा रहता है। अगर आपने अपना घर ऐसे बनवाया कि वहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन हो रहा है, तो वो आपकी पैसे को भी बचाता है और रिसोर्सेज को भी आप इजीली यूज कर पाते हो। ओके, तो टैबलेट को अवॉइड कर, टैबलेट लिया करो, लेकिन पता है टैबलेट भी पता है तब असर करती है जब हम अपनी डाइट ठीक लेते हैं और फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। तो आपको डॉक्टर ने कुछ एक्सरसाइज भी बताई होंगी, उन एक्सरसाइज को किया करो, ठीक है। और साथ के साथ में अपनी डाइट को ठीक रखो। डाइट में आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया होगा कि ये चीजें नहीं खानी है, जैसे कि आयोडीन स्पेशली मना करते हैं, आयोडीन कह रही, क्योंकि हाई आयोडीन जो डाइट होती है ना वो मना किया जाता है, क्योंकि वो स्वेलिंग का कारण बन जाता है, फिर स्वेलिंग आती है। जिंक आप ले सकते हो, जिंक तो वैसे भी लड़कियों को कहा जाता है। जिंक फूड जो डाइट होती है आप उसको इनटेक कर सकते हो। तो अब देखना, चलो आप एक एक महीना आप करके देखो, एक्सरसाइज करो प्लस डाइट का ध्यान रखो एंड प्लस मेडिसिन, आप काफी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा अपनी बॉडी में, काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे। ना यकीन हो तो ट्राई कर लेना। टाइफाइड भी बेटा दो तरीके का होता है ना, एक तो होता है मोटा और एक होता है पतला वाला। तो वो भी डिपेंड करता है, उसके बेसिस पे भी डाइट दी जाती है।
दो कैटेगरी होती है टाइफाइड की भी, वो टाइफाइड कह रही हूँ, थायराइड की। एक थायराइड होता है जो स्वेलिंग वाला होता है, इंसान को अगर थायराइड हो गया तो वो मोटा हो जाता है ना। और एक थायराइड वो होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को थायराइड है तो उसकी बॉडी ना अंडरवेट लगती है, पतला होता चला जाता है वो। ये दो कैटेगरी होती है। अब देखो सोशल को ये किस तरीके से बेनिफिशियल करता है आपकी, ये सब बताऊंगी। ये जो बैकबोन में पेन हो रहा है, ये सारी चीज हो रही है ना, अभी हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, ये सब बताऊंगी मैं। हाँ, तो अगर आपको रचना चाहिए है ना, तो आप फिर आयोडीन एंड ऑल ये सारी चीजें, आयोडीन इन सबको अवॉइड करो, जिंक की मात्रा बढ़ाओ, एक्सरसाइज करो, और जो भी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है उसको फॉलो करो। क्योंकि ठीक तो दोनों में से कोई भी नहीं है, बट हाँ ये है कि काफी हद तक आप इसको क्योर कर लोगे। ये जो बैक में पेन होता है, चलते हैं, ये सारी अभी हम आगे क्लास पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ लो, ठीक है। तो अब देखो सोशल में ये किस तरीके से लाभकारी होता है सोसाइटी में। एक तो एस्थेटिक वैल्यू बढ़ा देता है, ऑब्वियसली बात है, आपने अगर देखा होगा किसी के घर के आसपास पेड़ पौधे लग रहे हैं या फूल लग रहे हैं, तो आप कहते हो ना, अरे वाह कितना सुंदर है, कहते हो कि नहीं कहते हो। तो एक तो यही है कि आपकी एस्थेटिक वैल्यू को बढ़ा देता है। गुड इंडोर क्वालिटी हो जाती है। जब आप ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हो तो उससे क्या होता है, एक तो आपका घर ठंडा रहता है ना, एक फ्रेश एयर आपको देखने को मिलती है, आपको ज्यादा एसी और पंखे का इस्तेमाल नहीं करना होता है, तो वो इंडोर क्वालिटी आपकी अच्छी हो जाती है। हेल्थ भी अच्छी रहती है, क्योंकि लोग वहां ज्यादा बीमार नहीं पड़ेंगे। क्यों नहीं पड़ेंगे? क्योंकि वो ज्यादा एसी एंड ऑल इन सब का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। उससे उनकी हाई लाइफ क्वालिटी भी बढ़ जाती है, उनकी जीवन प्रत्याशा वो भी बढ़ जाती है, और एनर्जी, नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग, मतलब कि आपका जो बिल्डिंग से जो प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को, वो भी नहीं होती है। तो इस तरीके से सोशली हेल्प करता है अगर आप ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हो, तो इन्वायरमेंट पे भी, आपके पैसे बचाने में भी मदद करता है, और आपके साथ साथ आपके जो आसपास की जो चीजें हैं वहां पे भी। क्या बोलती हो आप? अब देखो तुम लोगों को दिखाऊं मैं, हाइड्रेट रहने के लिए अभी, क्योंकि गर्मियां स्टार्ट हो गई है ना, तो अब आप लोग हमेशा मेरे हाथ में ये बोतल देखोगे, और देखो ये इतनी खत्म भी हो चुकी है पूरी। तो इसीलिए जब भी आप क्लास लेते हो तो अपने पास वाटर बोतल रखा करो, क्योंकि बॉडी में हाइड्रेशन बनी रहे, डिहाइड्रेशन ना हो। ओके, आओ। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी ना, ये अब डिसाइड कैसे होगा कि किसको हाउस जो है वो ग्रीन बिल्डिंग हाउस की कैटेगरी में आ रहा है ना। और बाकी आप कैसे आपको स्कोर मिलेंगे, तो उन सब चीजों के लिए ना आपकी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं इंडिया में। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है आपकी लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। ये क्या करती है, आपका ना यहाँ पे इंक्लूड रेटिंग सिस्टम होता है। रेटिंग सिस्टम में क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपका जो हाउस है वो ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल उसमें इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है, इन्वायरमेंट को कोई इफेक्ट तो नहीं कर रहा है, इन सब चीजों के बारे में आपको पता चलता है इससे। तो ये क्या करता है, इसको ना शॉर्ट फॉर्म में LEED के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नॉर्मल यार 2 से 3 लीटर तो होता ही है, उतना तो आप नॉर्मली पियो। बाकी के तो आपके जो वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स लेते हो, ये सारी चीज लेते हो, उनसे वाटर इनटेक पूरा हो जाता है। 2-3 लीटर सफिशियंट है, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पानी भी हानिकारक हो जाता है। आपकी बॉडी जितना अलाउ कर रही है उतना पानी पियो। देखो एक चीज और बताऊं आपका ना, एक चीज होती है कि मैं शायद भूल रही हूँ उसको, हाथ की स्किन होती है या फिर पता नहीं कहाँ की, आप जब अपनी हाथ की स्किन लोगे ना और इसको ऐसे पिंच ऑफ करोगे, तो अगर ये सफल कर रही है इसका मतलब तो आपकी स्किन ठीक है, लेकिन अगर ये कहीं भी थोड़ा बहुत मार्क छोड़ देती है, सिकुड़ जाती है, तो इसका मतलब कि आपकी बॉडी जो है वो अभी डिहाइड्रेट है, उसको हाइड्रेशन की आवश्यकता है, आपको पानी की आवश्यकता है। तो उससे आप चेक कर लिया करो। ओके,
तो अब देखो यहाँ पे ये जो आपका एलईडी जो होता है ये ना आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। जिस किसी भी के जो हाउसेज हैं वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, तो वहाँ पे वो चेक करते हैं कि उनने कंस्ट्रक्शन कैसे करवाया है, ठीक है, उसकी डिज़ाइन किस तरीके से है, वो मेंटेनेंस रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, ग्रीन बिल्डिंग उनकी है भी या नहीं भी है, या फिर उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि हाँ हमने ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल किया है। तो वो सारी चीज़ें ये पहले चेक करते हैं। चेक करने के बाद में फिर ना उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये सर्टिफिकेट आपके 4 लेवल के सर्टिफिकेट होते हैं और हर लेवल पे आपको पॉइंट भी दिए जाते हैं। अगर आपका नॉर्मल आपने इस्तेमाल किया है बिल्डिंग मटेरियल या फिर 1-2 पेड़ आपने अपने घर में लगा रखे हैं, तो वहाँ पे सिर्फ आपको सर्टिफाइड कर दिया जाएगा कि हाँ ये वाला जो हाउस है ये ग्रीन बिल्डिंग हाउस है। ठीक है, सिर्फ आपको सर्टिफाइड किया गया, ये नहीं कहा जाएगा ये तो बहुत अच्छा ग्रीन बिल्डिंग हाउस है, वो चीज नहीं होगी। तो सर्टिफिकेट के रूप में आपको 40 to 49 पॉइंट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब अगर आपका थोड़ा सा अच्छा होगा ना कि इन्होंने चलो थोड़े बहुत पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं और फूल भी लगा रखे हैं, तो उनको सिल्वर सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। सिल्वर सर्टिफिकेट में आपको 50 to 59 पॉइंट्स होते हैं। और ये मत बोलना कि मैम हम ये पॉइंट कैसे डिसाइड करते हैं, ये जो हमारा रेटिंग सिस्टम होता है ना इसी के थ्रू हम पॉइंट डिसाइड करते हैं। रेटिंग सिस्टम हो गया, उसने कैसे कंस्ट्रक्ट करवाया था, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल उसने क्या क्या इस्तेमाल किया, इन सब के बेसिस पे तब जाके इनको पॉइंट दिए जाते हैं। और अगर किसी के पॉइंट 60 to 79 की कैटेगरी में आ रहे हैं तो उसको गोल्ड सर्टिफिकेट दिया जाता है। और अगर किसी का 80 प्लस या फिर उससे ज्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं तो वो हाईली ग्रीन बिल्डिंग के रूप में उसको जाना जाता है, जहां पे उसको प्लेटिनम सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, क्लास कट कट के चल रही है, एक बार रिफ्रेश कर लो फिर। बाकियों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है क्या? बाकियों की भी कट रही है क्या क्लास? बाकियों की तो ठीक है। तो रचना जी आप एक काम करो, देखो यार एक तो ना इसके लिए क्लासेस के लिए आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए होती है, दूसरा आप फिर से रिजॉइन कर लो। और बाकी और भी स्टूडेंट्स बताओ भाई, कहाँ है बाकी के, सोनिका जी एंड ऑल कहाँ है? आप लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है क्या? यहाँ तो देखो ठीक चल रही है बेटा, मेरे पास एकदम क्लास ठीक चल रही है, मेरे पास ऐसा कुछ इशू नहीं आ रहा है। ओके, रचना जी आप एक बार फिर से रिजॉइन कर लो, क्योंकि अगर मेरी साइड से कुछ प्रॉब्लम होती तो मैं देखती, बट यहाँ से तो सारी चीजें सही चल रही हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया ना कि ये सर्टिफिकेट कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं। ये जो सर्टिफिकेट होता है ना ये लीड प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे ये ना हर चीज देखते हैं कि आपने कैसे कंस्ट्रक्ट किया है, उसको कैसे मेंटेन करके रखा हुआ है, उन सभी चीजों को देखते हैं। फिर उसके आधार पे पॉइंट आपको दे दिए जाते हैं और उन पॉइंट के बेस पे आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है कि आपको गोल्ड, जैसे कि आपको यूट्यूब में होता है ना आपके कि इतने सब्सक्राइबर हो गए तो आपको ये सिल्वर बटन मिलेगा, अगर इतने सब्सक्राइबर हैं तो गोल्ड बटन मिलेगा, इतने सब्सक्राइबर हैं तो प्लेटिनम मिलेगा। सेम उस तरीके से आपका यहाँ पे भी होता है, अगर आप इन पॉइंट्स के बीच में हो तो आपको सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, वो चीज आपकी यहाँ पे हो जाती है। सेम उसी तरीके से आपका ग्रेहा होता है। ग्रेहा इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
क्योंकि यहाँ पे ये आपके एग्जाम में भी देखने को मिला था। अगर किसी ने एग्जाम दिया हो तो उनने देखा होगा, ग्रीहा करके भी आपका क्वेश्चन आया था एग्जाम में, याद हो अगर किसी को तो ग्रीहा क्या है, इसकी फुल फॉर्म है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट। अब ये क्या करता है भाई कि जो ग्रीहा है एक सिस्टम है जहां पे अगेन ग्रीन बिल्डिंग को इवेल्युएट किया जाता है, जैसे कि आपका लीड कर रहा था सेम उसी तरीके से ग्रीहा भी करता है। ये आपकी बिल्डिंग्स को, ये इंडिया का है ये, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे क्या होता है कि बिल्डिंग परफॉर्मेंस को ना असेस किया जाता है, जो आपके नेशनल स्टैंडर्ड्स और बेंचमार्क बने हुए हैं ना, उनके आधार पे आपकी बिल्डिंग परफॉर्मेंस देखी जाती है, उनका इवेल्युएशन किया जाता है कि वो कितना ग्रीन रेटिंग की कैटेगरी में आ रही हैं। इसको जो डेवलप किया गया था, इसको एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट जॉइंटली विद मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, जहां पे आपको जो ग्रीहा था इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। रिसेंटली जो देखो, पहले तो ये आपका सन पहले का याद नहीं, लेकिन जो रिसेंटली जो है वो आपका न्यू वर्जन यहाँ पे लाया गया है, जिसको आपके दिसंबर 2019 में लॉन्च किया गया था, और इसको यहाँ पे इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, इंडिया भी इसका सदस्य बन गया था, ठीक है, जहाँ पे इंडिया में भी अब सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। अब देखो लीड में क्या हो रहा था कि आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते थे, लेकिन ग्रीहा में क्या होता है कि आपको स्टार्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आपके जो 2019 था ना, तो उसके बेसिस पे क्या किया गया कि इवेल्युएशन किया गया, इंडिया ने भी उसमें पार्ट लिया, तो उस इवेल्युएशन के बेस पे देखा कि किसको कितने पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, और उन पॉइंट्स के आधार पर उनको स्टार के रूप में रेटिंग की गई। हम लीड में क्या देख रहे थे कि पॉइंट्स दिए जा रहे थे, उनके आधार पर उनको सर्टिफिकेट दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे स्टार देते हैं। जैसे आप कोई भी अगर किसी की भी फीडबैक देते हो, तो फीडबैक के लिए आपसे रेटिंग के लिए कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है। ग्रीहा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बेस पे आपको पता चलता है कि आपका जो हाउस है वो ग्रीन बिल्डिंग की कैटेगरी में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है या नहीं है। और ये आपका इंडिया में था, ये इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। जो आपको पता चलता है ना, जो इंडिया में जो आपको दिए जाते हैं स्टार्स कि कौन सा हाउस आपका ग्रीन बिल्डिंग की कैटेगरी में, तो वो ग्रीहा के द्वारा ही हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी भी हाउस को 25 to 40 अगर मार्क्स हैं किसी के, तो उसको 1 स्टार दिया जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर कोई 41 to 55 के बीच में रिलाई कर रहा है तो उसको 2 स्टार दिए जाएंगे। 56 to 70 है तो 3 स्टार, 71 to 85 है तो 4 स्टार, एंड अगर 86 से ज्यादा है तो 5 स्टार की रेटिंग दी जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप फ्रिज लेकर आते हो अपने घर पे, तो फ्रिज में भी आपने, ऐसे आपके फ्रिज होते हैं, तो एक इस तरीके से आपका कुछ बना होता है, अपने फ्रिज पे जाके देख लेना, है ना। तो यहाँ पे स्टार बने होते हैं, तो उससे आपको पता चल जाता है कि आपका फ्रिज 3 स्टार है या फिर 4 स्टार है, 5 स्टार है, ये आपको पता चल जाता है ना। अरे ये तो मैंने ज्यादा बना दिया, 7 स्टार बना दिया, राइट। सेम उसी तरीके से आपके बिल्डिंग्स का भी होता है, आपको स्टार्स प्रोवाइड किए जाते हैं बेस्ड ऑन दी नंबर कि आपकी बिल्डिंग परफॉर्मेंस किस तरीके से। और यहाँ पे भी ना आपके वही सारे पैरामीटर्स रखे जाते हैं कि आपने क्या बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल किया है, कहीं आपका जो घर है वो एनवायरनमेंट को हार्म तो नहीं कर रहा है, आपने ज्यादा कंजप्शन तो नहीं कर रहे हो आप एनर्जी का, इन सब के आधार पे ही रेटिंग की जाती है। हाँ, सब में बना होता है, उसी के बेस पे तो हमें पता चलता है कि जो हमारा फ्रिज है वो 3 स्टार फ्रिज है, 5 स्टार फ्रिज है। हाँ, सेम। देखो ये भी तो आपके, ये स्टार भी तो क्वालिटी ही तो बता रहे हैं, और क्या बता रहे हैं। किसी, चलो मैं आपको दो एग्जांपल देती हूँ। एक पर्सन है, उसने अपने घर में क्या कर रखा है, एक ये घर है, ठीक है, और एक ये घर है। तो इस इंसान ने क्या कर रखा है, अपने आसपास ना यहाँ पे पेड़ लगा रखे हैं, ठीक है। और एक ये इंसान है, इसने क्या कर रखा है, अपने आसपास भी पेड़ लगा रखे हैं, अपने चारों तरफ पेड़ लगा रखे हैं। फ्रंट पे क्या है, इसने फ्लावरी गार्डन कर रखा है, फूल लगा रखे हैं, ठीक है। और इंडोर में क्या कर रखा है, इसने एक बड़ा सा आंगन छोड़ रखा है, और उन आंगन में भी इसने गमले रख रखे हैं छोटे छोटे,
पौधों के गमले रख रखे हैं फूलों के। तो अब मुझे ये बताओ, आप इसको रेटिंग ज्यादा करोगे या इसको रेटिंग ज्यादा करोगे? ए वाले को करोगे या फिर बी वाले को करोगे? बताओ। ऑब्वियसली बात है बी वाले को करोगे। क्यों? क्योंकि इसके हाउस की क्वालिटी ज्यादा रहेगी। इसको यहाँ पे फैन की भी नीड नहीं होगी, इसका घर इतना ठंडा रहता होगा। लेकिन यहाँ पे फैन की भी नीड है। हाँ चलो एक और यहाँ लगा देते हैं कि ये इन्होंने एसी का इस्तेमाल कर रखा है और ये सिर्फ फैन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको घर की क्वालिटी भी बताता है कि आपका घर किस तरीके का है। उसी के बेस पे ये रेटिंग दी जाती है, ऐसे ही हर किसी को नहीं दे दी जाती है। अब देखो गृह में ना इन सब बातों का ध्यान रखा गया था कि जो आपकी जो रेटिंग दी जाती है ना, तो वहां पे क्या है कि 16% तो ये देखा जाता है कि आपका वाटर मैनेजमेंट किस तरीके का है। जो हम बता रहे थे ना कि ये जो रेटिंग दी जा रही है, इतने पॉइंट्स आपको दिए जा रहे हैं, तो उन पॉइंट्स में से जैसे 100 है, तो 100 में से 16% देखा जाएगा कि आपका वाटर मैनेजमेंट कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पानी को बाहर रोड पे ही निकाल देते हो या फिर आप अपने पीछे गार्डन में करते हो। तो ये सारी चीज देखी जाती है। 12% ये देखा जाता है कि ऑक्यूपेंट कंफर्ट कितना है। 18% एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन देखा जाता है कि यानी कि एनर्जी कंजप्शन कितना है। 4% देखा जाता है कि आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं सीलन आ रही है ना, या फिर कहीं से पपड़ी झड़ रही है। ये सारी चीजें। 12% सस्टेनेबल साइट प्लानिंग देखी जाती है। 7% परफॉर्मेंस मीटरिंग एंड मॉनिटरिंग देखी जाती है। 6% सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपने कैसा कर रखा है। 12% अगेन सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल आपने कैसे इस्तेमाल किए हैं। एंड 5% देखा जाता है कि आपकी जो लाइफ साइकिल है वो कैसी है। एंड 8% सोशियो इकोनॉमिक आपका किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है घर लोगों को। इन सब के बेसिस पे तब जाके आपको स्टार्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि आप 3 स्टार कैटेगरी में हो, 4, 5, 1, 2 किस स्टार कैटेगरी में आए हो। इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखा जाता है और तब आपकी रेटिंग होती है। ओके। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसलिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईजीबीसी के नाम से भी जाना जाता है। तो आईजीबीसी जो है ये आपका कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का ये पार्ट है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में सीआईआई के नाम से जानते हो, जो कि आपकी 2001 में बनी थी। अब इसका विजन क्या था? इसका विजन ये इसीलिए डाला गया क्योंकि देखो अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। 25 तक इनको कंप्लीट करना है। 25 तक इन्होंने विजन रखा था, टारगेट रखा था कि हम यहाँ पे सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को बिल्ड करेंगे, जहाँ पे फैसिलिटेट किया जाएगा, मतलब इंडिया में वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स इन द सस्टेनेबल बिल्ड इन्वायरमेंट बाय 2025, यानी कि सभी के लिए एक स्थायी निर्मित वातावरण को सक्षम करना और भारत को 2025 तक टिकाऊ निर्मित पर्यावरण में वैश्विक नेताओं में से एक बनने की सुविधा प्रदान करना। मतलब कि आपका इंडिया ये जाना जाए कि हाँ इंडिया आपका एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, यहाँ ये इंडिया आपका ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं बनता है। इन सब चीजों पे ध्यान देना, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाना, और ये कब तक? 2025 तक। इसीलिए हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि इस बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ओके। आईजीबीसी है। आईजीबीसी का काम क्या होता है? इसने विजन रखा था कि हम 2025 तक इंडिया को एक अच्छा खासा ग्रीन बिल्डिंग के रूप में हम लोग इसको घोषित कर देंगे। ओके। ये भी एक तरीके से रेटिंग सिस्टम होता है जो आपकी वॉलेंट्री है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी वगैरह कैसे इस्तेमाल हो रही है, क्या है, क्या उसका एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, इन सब बातों पे ध्यान दिया गया। डन। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत ये बताओ। ओके ठीक है। मतलब यहाँ पे आईजीवीसी में यही ध्यान रखा गया
कि आपके जो घर हैं वो ग्रीन बिल्डिंग की कैटेगरी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर एनवायरनमेंट पे किसी भी प्रकार का उनका प्रभाव पड़ रहा है तो उसको रिड्यूस किया जा सके, इन सब बातों पे इस पे ध्यान दिया गया था। अब देखो, इसमें जो रेटिंग सिस्टम जो होता है ना आईजीबीसी में, इसमें रेटिंग सिस्टम अगेन 5 क्लाइमेटिक जोन्स के आधार पे होता है, यानी कि क्लाइमेट चेक किया जाता है, उसके आधार पे फिर रेटिंग की जाती है। और ये जो होता है ना, ये आपकी इंडिया में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, फिर चाहे वो रेजिडेंशियल हो या फिर कॉमर्शियल हो, उन सभी पे ही एप्लीकेबल होता है। ओके, हर किसी की ये आप रेटिंग कर सकते हो, घर की भी और कॉमर्शियल की भी। इसीलिए इसको 2025 तक टारगेट रखा गया है कि आपका अगर कोई भी फैक्ट्री है वो अगर इन्वायरमेंट पे ज्यादा इम्पैक्ट डाल रही है तो उस पे किस तरीके से कार्यवाही करनी है, और अगर कोई बिल्डिंग ऐसी है जो कि इन्वायरमेंट को ज्यादा हार्म नहीं कर रही है तो उसके लिए क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो आपका आईजीडीसी ही डिसाइड करता है। ग्रीन, इसीलिए इसका देखो ये लोगो याद रखना, कई बार एग्जाम में इस बार आया था आपका वेगन का, वेगन फूड का आपसे लोगो पूछ लिया गया था कि उसका कलर कैसा होता है। हो सकता है इस बार इसका पूछ लें, तो ये देख लेना कि बीच में ऐसे बिल्डिंग बनी होती है ब्लू कलर की, एंड साइड से आपकी लीव्स बनी होती है एनवायरनमेंट को इंडिकेट करते हुए ग्रीन कलर की, और नीचे लिखा हुआ था इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। लोगों को ध्यान से देख लेना। ओके, आई गेस ये इतना ही है। हाँ, वेगन फूड के बारे में बोल रही हूँ, इस बार ना एग्जाम में वेगन फूड का आप लोगों से लोगो पूछ लिया गया था कि उसका लोगो किस तरीके का दिखाई देता है। तो लोगोज वगैरह को ध्यान से देख लिया करो, उनके नाम वगैरह क्या लिखे हुए हैं, ये सारी चीजें देख लिया करो। और ये ना करंट अफेयर्स की कैटेगरी में आ जाता है आपका। अरे ये वेगन फूड का नहीं है भाई, ये तो आईजीबीसी का लोगो था जो अभी मैंने दिखाया था, वेगन फूड का नहीं है। अब देखो यहाँ पे अर्गोनॉमिक्स, अभी जो आप पूछ रहे थे ना, अब तो हमने देख लिया कि हमने अपना घर जो है वो ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल भी हमने इस्तेमाल कर लिया, एनवायरनमेंट पे इफेक्ट डाल रहा है या नहीं डाल रहा है, इन सब चीजों को देख लिया। अब जो हमने अपना जो घर का निर्माण किया है वहां पे हमें किस तरीके से कार्य करना है। चलो क्वेश्चन से पहले हम थोड़ी सी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। मुझे ये बताओ, चलो गृह की फुल फॉर्म बताओ, अभी जस्ट पढ़ी है आपने। गृह की फुल फॉर्म बताओ जल्दी से। कमेंट में लिखो। ऑप्शन देने पड़ेंगे क्या? चलो दे रही हूँ भाई। ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, एंड बी है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हाउसिंग असेसमेंट। ठीक है, सी है ग्रीन रेटिंग फॉर
इंटीग्रेटेड होम असेसमेंट। बताओ क्या फुल फॉर्म है गृहा की? वेरी गुड, वेल डन। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। डन। सेम उस तरीके से एक और क्वेश्चन हम करते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट इज what is the full form of CFL? बताओ, CFL की फुल फॉर्म बताओ जल्दी से। बोलो भाई, बिना ऑप्शन के नहीं बता पाओगे? बताओ। ओके, वेरी गुड। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। आपकी CFL की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। ये क्या करती है आपकी? ए नहीं है भाई, फ्लोरीन कहाँ से आ गया? ये तो फ्लोरीन तो आपके फूड में होता है। ठीक है, ये क्या करती है? आपकी एनर्जी सेविंग का काम करती है, प्लस कॉस्ट एफिशिएंट होती है। ठीक है, कॉस्ट को भी सेव करके रखती है और आपको लाइटनिंग भी प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करती है। डन। ओके ओके, नो इश्यूज। ओके, चलो, वेरी गुड। मूव करें थोड़ी देर, थोड़ा सा ना अर्गोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं हम लोग। अर्गोनॉमिक्स में क्या होता है कि ये हमें बताता है कि आपकी जो मशीन्स हैं, ठीक है, आपके घर में जो मशीन्स हैं उनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है जिससे कि आपके कार्य आसान हो जाएं। अर्गोनॉमिक्स सिंपली आपका मैन एंड मशीन के बीच में जो रिलेशन होता है, उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसके बारे में आपको बताता है कि एक एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में मशीन भी है और मैन भी है, ये आपस में कैसे एक दूसरे से रिलेट हैं, वो सब चीजें आपकी अर्गोनॉमिक्स की कैटेगरी में आ जाती हैं। अर्गोनॉमिक्स जो है ना, ये वर्ड जो है ये आपके ग्रीक वर्ड अर्गोन से लिया गया है जिसका मतलब होता है, ठीक है, वर्क, और नॉर्म्स का मतलब होता है लॉज। यानी कि ये वाला जो सिर्फ है ना आपका, देखो अर्गोन, इसका मतलब हो गया आपका वर्क, यानी कि आप किस तरीके से कर रहे हो। नॉर्म्स का मतलब हो जाता है आपका लॉज, यानी कि कौन से नियम कायदे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आप कार्य करते हो, वो आपका अर्गोनॉमिक्स कहलाता है। जहाँ पे बेसिकली आपके इन्वायरमेंट, मशीन और वर्कर जो होते हैं यानी कि मैन जो होते हैं, ये आपके आपस में रिलेट करते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, कोई भी वर्कर है, तो वो काम करेगा, मशीन को उसको इस्तेमाल करना भी आना चाहिए, तभी उसका जो कार्य है वो सिंप्लीफाई हो पाएगा, उसका समय भी ज्यादा खर्च नहीं होगा और काम भी जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर उसको मशीन्स के बारे में नॉलेज नहीं होगी, उसको यही नहीं पता होगा कि मशीन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो एक तो उसका समय भी ज्यादा लग जाएगा और दूसरी चीज उसकी मेहनत भी ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो इसीलिए मशीन जो होती है वो मैन पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनको मेंस काम करते हैं। और दूसरी चीज है कि मेंस भी हैं वो मशीन पे ही डिपेंड रहते हैं एक तरीके से, क्योंकि उनको जो काम है अपना वो जल्दी करना है,
कम समय में करना है, अपना समय बचाना है और मेहनत भी नहीं करनी है ज़्यादा। इसीलिए यहाँ पे मैन और मशीन दोनों के बीच में किस तरीके से रिलेशन होता है, कैसे हम इन दोनों का इस्तेमाल करके अपने कार्य को सरल कर सकते हैं और एफिशिएंट बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, वो सब चीज़ें आपकी ergonomics में आती हैं। अगर आपका गुड ergonomics डिज़ाइन होती है, तो ये आपके एमएसडी जो रिस्क होता है, मस्कुलर स्केलेटन डिसऑर्डर जिसको हम लोग बोलते हैं, जो अभी शायद कोई स्टूडेंट बोल रहा था कि मैम ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो हमारे दर्द हो जाता है, तो उन सब चीज़ों को ये कम कर देता है। अगर आपने अच्छी मशीन्स का इस्तेमाल किया है, ठीक है, और आप उनको प्रॉपर यूज़ भी करना जानते हो और वो एक प्रॉपर डिज़ाइन की, जैसे एक आपको बताती हूँ, स्कूल में आप लोग बैठते हो तो आपके लिए बेंच डिज़ाइन की जाती है, टेबल एंड बेंच। तो वहाँ पे अगर वो आपकी हाइट की होती है तो आप 6 घंटे तक वहाँ पे व्यतीत कर लेते हो। लेकिन अगर कोई भी ब्रांच गलती से ऐसी हो गई है कि आपकी हाइट छोटी है लेकिन बेंच की हाइट है वो हाई है, तो वहाँ आपको बैठने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उस वजह से आपको दर्द भी होने लग जाता है। तो वही चीज़ यहाँ कही गई है कि अगर आपने गुड ergonomic डिज़ाइन बनाई है, मतलब कि आपने ऐसी मशीन का निर्माण किया है जिसकी डिज़ाइन इंसान को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग बनाई गई है, तो वहाँ पे उनको एमएसडी जो रिस्क होता है, मस्कुलो स्केलेटन डिसऑर्डर जो होता है, वो उनको नहीं होगा, बजाय इसके वो उनकी प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। सेम आप उस तरीके से कार का ले लो, कार की जो ड्राइवर के लिए जो सीट बनाई जाती है वो एडजस्टेबल बनाई जाती है कि अगर किसी पर्सन की अगर हाइट छोटी है तो वो उसको एडजस्ट कर सके, ताकि प्रॉपर तरीके से वो ड्राइव कर पाए, उनको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो यहाँ पे यही बात कही गई है कि मशीन को किस तरीके से डिजाइन करना है ताकि आप उसका बेहतर इस्तेमाल कर पाओ, और ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आपको कार्य करना है जिससे कि आपकी बॉडी में प्रॉब्लम ना हो, वो सब चीजें आप ergonomics में पढ़ोगे। ठीक है, ergonomics को हम लोग ना एक प्रोडक्ट मशीन के रूप में भी कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपके इक्विपमेंट के बारे में स्टडी की जाती है, मशीन्स के बारे में ही स्टडी की जाती है, और उन मशीन से आप कैसे कार्य कर रहे हो, कैसे वो आपकी इन्वायरमेंट जो टास्क हैं उनको पूरा कर रहे हैं, वो सारी चीज यहाँ होती है। इसीलिए इनको दो बातों पे ध्यान रखा जाता है, एक तो साइकोलॉजिकल एंड एक फिजिकल। साइकोलॉजिकल कैसे हो जाता है कि अगर आपको मशीन का इस्तेमाल करना नहीं आता है तो एक टेंशन तो आपको ये रहेगी कि आपको एक मशीन का इस्तेमाल करना नहीं आता, उस वजह से आपका समय भी ज्यादा लग रहा है और मेहनत भी आपको ज्यादा करनी पड़ रही है, तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई। दूसरा, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है तो उस वजह से आपकी फिजिकल जो नीड है वो बढ़ गई है, उस वजह से आपको पेन जैसी जो प्रॉब्लम है, मस्कुलोस्केलेटन जैसी जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे ergonomics जो है वो मशीन, मैन और एनवायरनमेंट के अलावा आपकी साइकोलॉजिकल और फिजिकल नीड पे भी ज्यादातर फोकस करता है कि आपकी जो फिजिकल एग्जॉस्ट है, यानी कि आपको जो फटीक हो जाती है उसका भी सामना ना करना पड़े, फिजिकल पेन जो होता है वो भी ना आपको देखना पड़े, बजाय इनके जो आपकी एफिशिएंसी है, वर्क एफिशिएंसी है, वो इनहेंस हो जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए और आपको सेटिस्फेक्शन भी हो जाए कि हाँ जो अपने काम है वो बेहतर काम किया है। जैसे कि अगर आजकल एआई टूल आ रहे हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको एआई टूल इस्तेमाल करना आता होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एआई टूल अभी भी इस्तेमाल करना नहीं आता होगा। जिसको इस्तेमाल करना आता है वो तुरंत अपने काम कर लेता है, लेकिन जिसको इस्तेमाल करना नहीं आता है वो अपने हाथों से बैठ के काम करते हैं। तो काफी देर तक एक तो आप बैठे बैठे काम कर रहे हो तो आपकी स्पाइनल जो है वहां पे दिक्कत हो सकती है, दूसरा आप हाथ से काम कर रहे हो तो हाथ में भी आपके दर्द हो सकता है। आप ये पीपीटी का ही एग्जांपल ले लो, मुझे एआई टूल्स के बारे में पता है तो पीपीटी मुझे अगर 20 मिनट लग रहे हैं बनाने में तो मैं वहां पे 10 मिनट्स में उसको बना के फिनिश कर सकती हूँ। लेकिन अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको एआई टूल्स इस्तेमाल करना नहीं आता तो वो एक एक वर्ड क्या है वो टाइप करेगा कीबोर्ड से, तो टाइपिंग में सबसे ज्यादा टाइम जाता है। और मुझे पता है कि भाई ये मटेरियल मुझे इंटरनेट पे भी मिलेगा, वहां से मुझे बस एक की दबानी है, कॉपी करना है एंड देन पेस्ट करना है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, 1-2 सेकंड लगते हैं बस, लेकिन टाइप करने में आपका काफी ज्यादा समय जाता है। तो यही सब चीजें आपको बताते हैं कि आप कम से कम समय में अपने कार्य को कैसे बेहतर कर सकते हो, और साथ ही साथ अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रख सकते हो और साइकोलॉजिकल हेल्थ का भी ध्यान रख सकते हो। वही सब चीजें आपकी ergonomics में कवर की जाती हैं। ठीक है, ergonomics में हम इस चीज का भी ध्यान रखते हैं कि आपकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं,
यानी कि जो आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो भी ऐसा हो कि आपको मोटिवेट करने वाला हो। ऐसा ना हो कि आपके जो आसपास में लाइट डिम हो रही है, तो लाइट डिम होती है उस वजह से क्या होता है, इंसान को आलस आता है। आलस की वजह से वो प्रॉपर तरीके से अपना कार्य नहीं कर पाता है। तो आपके जो फटीक है, थकान हो रही है, उसको मिनिमाइज करने वाला ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, चेयर अप करने वाला होना चाहिए। आपके जो कलीग्स हैं वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि आज काम करने का मन नहीं है, काम छोड़ दो, चलो बाहर कहीं घूम के आते हैं। वो चीज नहीं होनी चाहिए। जो आपको टास्क दिया गया है उसको आपको जितना टाइम दिया गया है उस टाइम में कंप्लीट करने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, और इसको आप अपनी क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हो वो सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिटेलिंग में। ये इंट्रोडक्शन था, डिटेलिंग में हम लोग इसको कल कवर करेंगे। ओके, आज के लिए आपके लिए इतना ही काफी है। डन। एंड आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।